हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल स्टडी लॉ विद दिग्विजय पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसमें आज हम जो है 4 स्रोतों को कंप्लीट कर चुके हैं। उनके बारे में लेक्चर हमारे आ चुके हैं और अपलोड हो चुके हैं। आप सब प्लेलिस्ट पे जा कर के उन सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। और साथियों, ये हमारा 5वां स्रोत के रूप में एक माना जाता है, लेकिन इसे मान्यता अभी नहीं प्राप्त है। लेकिन इसका अस्तित्व और इसका कुछ इन्फ्लुएंस ऐसा है कि इसको हम नकार नहीं सकते हैं और इसको हम कंसीडर करते ही करते हैं। वो है हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों के जो निर्णय होते हैं, डिसीजंस और डिटर्मिनेशंस ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इनके जो निर्णय होते हैं साथियों, वो इस प्रकार का अपना महत्व रखते हैं कि उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विधि का निर्माण होता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि का निर्माण इस प्रकार से होता है कि जैसे आप ये समझ लीजिए कि इसमें वो संस्थाएं क्या करती हैं कि अपने महत्वपूर्ण विषयों पर जो निर्णय देती हैं उनको जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि के रूप में मान्यता दी जाती है। तो यहाँ पे स्टार्क महोदय ने कुछ ऐसे ही विषय बताए हैं जो कि चर्चा के लिए योग्य हैं, और आइए हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से विषय हैं जो कि स्टार्क महोदय ने हमें बताए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के जो निर्णय हैं वो किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय विधि में अपना योगदान देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा पहला पॉइंट दिया गया है, संवैधानिक मामलों में, मतलब अंतर्राष्ट्रीय अंगों के जो संवैधानिक मामले होते हैं उसमें इस प्रकार के निर्णय जो रूढ़िजन्य, मतलब जो परंपरागत नियमों के विकास के माध्यमिक, मतलब जो भी कभी आप देखेंगे जो परंपरागत इनके नियम हैं या जो रूढ़िगत इनके नियम हैं इन संस्थाओं के अंगों के, उनके जो विकास कह सकते हैं या उनके ऐसा आपका मौका पड़ता है जब वो उनको एक स्टेप लेना होता है, तब वो माध्यमिक या अंतिम कदम के रूप में सामने आता है। उसी के बारे में यहाँ पे जो है आपको व्याख्या दी जा रही है। तो यही बताया जा रहा है कि जैसे देखिए, कभी भी आप उदाहरण के रूप में इसमें यहाँ पे समझ सकते हैं। आइए पहले उदाहरण के ही देख लेते हैं। सुरक्षा परिषद का यह निर्णय कि सुरक्षा परिषद की बैठक के में सदस्य के अनुपस्थित होने पर निषेधाधिकार वीटो नहीं समझा जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि जब भी कभी ऐसा आपने देखा कि अभी विकास के लिए जो है ये क्या करते हैं, अपने संविधान के विकास में जो है अगर कोई निर्णय इन्हें देना होता है तो ये उसको वो कदम जो है इस प्रकार से माना जाता है कि वो कदम इनका माध्यमिक या अंतिम कदम होगा। अच्छा, वो किस प्रकार से देखते हैं ये देखते हैं कि सुरक्षा परिषद का इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया है कि सिक्योरिटी काउंसिल का ये निर्णय है कि सुरक्षा परिषद की होगी जो भी बैठक होगी, उसमें जो भी सदस्य, अगर मान लीजिए जैसे 5 देश हैं, तो अगर 5 देश में जैसे चाइना है, फ्रांस है, आपका रशिया है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, ये देश हैं जिनमें से एक भी अगर, मतलब ये कंपलसरी वाले हैं, इनका अगर नहीं भी होंगे, इनका ये नहीं होंगे तो ज़्यादातर इनका जो भी नियम, मतलब जो भी आपकी बैठक होती है, जो भी आपका जो निर्णय होते हैं, उनमें अगर इनमें से कोई देश अगर वीटो पावर का प्रयोग कर देता वो तो वह नियम जो है या वह जो चर्चा है वो अंतर्राष्ट्रीय विधि का भाग नहीं बन पाती है और वो अपना पूर्ण रूप धारण नहीं कर पाती है। वहीं यहाँ पे बताया गया है कि जब सुरक्षा परिषद की बैठक होती है और उस बैठक में अगर कोई सदस्य अनुपस्थित होता है, मतलब यहाँ पे ये है कि उस सदस्य को उपस्थित वहाँ पे होना चाहिए वीटो के अधिकार को प्रयोग करने के लिए। आप इस प्रकार से ये नहीं कह सकते हैं कि हम तो उस बैठक में उपस्थित नहीं थे कि आप हमारा उपस्थिति ना होने के कारण ये हमारा निषेधाधिकार समझा जाएगा। इस प्रकार का फैसला हम नहीं मान सकते हैं या इस प्रकार का जो है गतिविधि को मान्यता नहीं दी जाती है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि अनुपस्थित होने पर निषेधाधिकार नहीं समझा जाएगा। तो ये जो इन्होंने डिसीजन लिया है, सिक्योरिटी काउंसिल का जो ये डिसीजन है, इन्होंने कहा है कि हम नहीं इसको मान्यता देंगे, तो यही एक अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय विधि का भाग बन गया है
कि ये डिसीजन जो है उन्होंने लेकर के साबित कर दिया कि देखिए, अगर आपको पूर्ण रूप से इसमें सम्मिलित होना है, अगर आप नहीं होते हैं तो ये आपका निषेधाधिकार नहीं समझा जाएगा। तो इस प्रकार से ये इन्होंने बताया है अपने पहले जो इन्होंने पॉइंट दिया है। अब दूसरा पॉइंट हम देखेंगे साथियों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों के प्रस्ताव जो आंतरिक व्यवस्था से संबंधित होते हैं वे नियम सदस्यों पर बाध्यकारी होते हैं। अब देखिए, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंग को जो भी प्रस्ताव हैं वो आंतरिक व्यवस्था से, मतलब अगर सिक्योरिटी काउंसिल ने अपने आंतरिक व्यवस्था के लिए कोई ऐसे नियम, उपनियम, विनियम बनाए हैं तो वो जो भी सदस्य देश होंगे वो सभी के ऊपर जो है बाध्यकारी प्रभाव रखेंगे। तो ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय विधि का एक स्रोत हो गया जो अपने आप में बाध्यता का प्रभाव रखता है। और ये देखिए, तीसरा हमारा पॉइंट क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंग स्वयं इस बात पर निर्णय करते हैं कि उनकी सामर्थ्य तथा क्षमता क्या है। देखिए, यहाँ लिखा है कि उनकी सामर्थ्य तथा क्षमता क्या है। मतलब सिक्योरिटी काउंसिल होगी या आपका जो सुरक्षा मतलब आपका जो महासभा है संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो उसमें जो भी उनके जो मतलब वो स्वयं तय करते हैं, मिल करके वहाँ मीटिंग होती है, वहाँ चर्चा होती है कि हमारी मतलब हमारे संविधान में जो हमारी सीमाएं तय की गई हैं वो स्वयं वो तय करते हैं। उसके लिए कोई बाहर से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि आपको ये सीमा आपकी निर्धारित की गई है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। जो संस्था वो ऑटोनॉमस बॉडी हो जाती है और वो अपने आप में सक्षम होती है कि वो अपनी सीमाओं को निर्धारित कर सके कि उनकी सीमा और सामर्थ्य क्या है रहेगी, उनकी क्षमता किस प्रकार की होगी। ये आप ध्यान रखिएगा। ये चौथा पॉइंट अब हम डिस्कस करते हैं। क्या लिखा है, कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंग अपने अपने संविधान संबंधी संलेख कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रूमेंट्स के प्रावधानों का निर्वचन करती हैं जिनकी प्रकृति बंधनकारी होती है। यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय विधि का भाग बन जाता है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है चौथा पॉइंट जो है आपका, क्या लिखा है कि कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंग अपने अपने संविधान संबंधी संलेख का प्रावधानों का निर्वचन करते हैं। मतलब कभी कभी क्या है कि जैसे ये बता रहे हैं कि जो भी उनके प्रावधान उन्होंने बनाए हैं उनका इंटरप्रिटेशन जब वो करते हैं तो वो जब उसमें अगर कोई नया तथ्य आता है तो वो तथ्य जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि का जो है वो भाग बन जाता है। यहाँ पे आपके चौथे पॉइंट में यही एक्सप्लेन किया गया है। अब हम पांचवा पॉइंट देखेते हैं। हमारा जो पांचवा पॉइंट कहता है वो ये कहता है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों को इस बात का अधिकार प्राप्त होता है कि वह अर्ध न्यायिक तथा अर्ध विधायनी निर्णयों को दें। और एक सेकंड देखिएगा, यहाँ पे अर्ध न्यायिक और अर्ध विधायनी, तो देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है हमारा कि हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो होती हैं उनके अंगों को इस बात का अधिकार प्राप्त होता है कि वह अर्धन्यायिक तथा अर्धविधायनी अपना निर्णय दे सकती हैं। तो वो क्या हो जाएगा, वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय विधि का हमारे भाग बन जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे यूरोपीय आर्थिक समुदाय का निर्णय, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का निर्णय मतलब जो हमारा यूरोपियन इकोनॉमिक जो हमारा समूह है, समुदाय है, उसका जो भी निर्णय आएगा वो अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय विधि का भाग बनने के मतलब ये कह सकते हैं कि आप प्रभाव रखता है, अपने आप में एक सक्षमता रखता है जिसके द्वारा वो एक अंतर्राष्ट्रीय विधि के रूप में सामने आता है। तो ये यहाँ पे पांचवें पॉइंट में इस बात को हमारे बताया गया है सार्क महोदय ने। अब छठवां पॉइंट जो हमारा क्या आ रहा है वो ये आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंग से संबंधित मामले पर विधि जानने के लिए विधि शास्त्रियों की समिति कमेटी ऑफ ज्यूरिस्ट को सौंप देते हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय प्रथा के नियमों का विकास होता है। छठवां पॉइंट आपके लिए फिर से रिपीट कर दिया जाएगा एक बार कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंग संबंधित मामले पर विधि जानने के लिए, कि संबंधित मामले पर विधि मतलब कि उस अगर कोई मामला है तो उससे संबंधित विधि उसमें क्या हो सकती है, इसको जानने के लिए विधि शास्त्रियों की समिति कमिटी ऑफ ज्यूरिस्ट
को सौंप देते हैं और इस प्रकार वो अंतर्राष्ट्रीय प्रथा के नियमों का विकास होता है और वही अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी प्रथा होगी वो आपकी अंतर्राष्ट्रीय विधि के रूप में जानी जाएगी। जब सभी राष्ट्र उसको मान्यता दे देते हैं या कुछ राष्ट्र जो अपनी व्यवस्था है उसमें उसका प्रवर्तन करते हैं, उसको लागू करते हैं, तो वो अंतर्राष्ट्रीय विधि के रूप में मान्यता प्राप्त करने लगती है। और धीरे धीरे समय के अनुसार सभी राष्ट्र जब उससे देखते हैं कि जो राष्ट्र इसका पालन कर रहे हैं वो राष्ट्र उससे लाभान्वित हो रहे हैं, तो वो अपने आप ही उसको मान्यता प्रदान कर देते हैं और वो वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय विधि के रूप में सामने आ जाता है। तो इस प्रकार से स्टार्क महोदय के विचारों से हम बहुत अच्छे से परिचित हुए और हमने देखा कि क्या इन्होंने बताया है कि जो इन्होंने 6 पॉइंट बताए हैं इसमें किस प्रकार से जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों के निर्णय होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय विधि का भाग बन जाते हैं। तो ये आप इस पर नज़र बनाए रखिएगा और इसको ज़रूर रिवाइज़ करिएगा। और अगर आपको ये पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको नए जो वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन मिल सकेगा। और ये लेक्चर सीरीज़ का आखिरी लेक्चर था जो कि आज फिनिश हो रहा है। इंटरनेशनल सोर्स ऑफ इंटरनेशनल जो हमने शुरू किया था, तो ये उसका आज अंतिम लेक्चर था, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को अपने लेकर के आएंगे और उस पर वीडियो बनाएंगे, आपको ज़रूर लेक्चर भी प्राप्त होंगे। तो तब तक के लिए आप सब अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन ज़रूर से ज़रूर मिल सके। धन्यवाद।